हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में नाइन्थ का संस्कृत का डीयू की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, उसी का यहाँ पे सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बात और, जो पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसकी जो वीडियो है मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इसके जो सारे आंसर्स है ना, वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा। तो आप पार्ट 1 अगर देखेंगे ना, विश्वास मानिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उसमें ये सारी चीजें करवाई है। लेटर वगैरह जो भी है आपके सिलेबस में है, जो भी यहाँ पैटर्न पेपर में दे रखा है, ठीक है, ये सारी ट्रांसलेशन करवाई है। अब हम ना इस वीडियो में इस ग्रामर को समझेंगे, खंड गा को समझेंगे, ठीक है। और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं रीजन के साथ यहाँ पर सारे आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है संधि और संधि विच्छेद। आपको या तो इसको जोड़ना है या इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर पहले लिखा है लसंतीह, तो पता है इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे लसंती, देखो मैं इसी में सोल्व कर रहा हूँ, आपको शीट पे करनी होगी। जो आपको आंसर शीट मिलती है ना, उस पर जब भी कोई नया खंड आए तो उसको खंड गा अलग से शीट पे लिख के अलग से स्टार्ट कीजिएगा और अलग से लिखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे बच्चे अगर पहला कर रहे तो पहला, हो सके तो गैप छोड़ के दूसरा लिख लो, ठीक है। इस तरीके से करो ताकि साफ क्लियर हो जाए चेक करने में, ठीक है। तो जैसे बच्चा लिख रहा है लसंती जमा ईह। अच्छा, अब आप सोचिए कि यहाँ छोटी की मात्रा क्यों नहीं करी, क्योंकि ये जो लसंती है यहाँ पर जो है ना, ये लता के लिए उसके जाता है, बहुवचन के लिए बड़ी की मात्रा का यूज होता है। और ये जब हमने इसे तोड़ा तो मैंने यह ईह क्यों लिखा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो आपके कोर्स में संधि के टाइप आ रहे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर जो है ना, छोटी ई है ये और ये बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर जो है ना एक बड़ी ई बनाते हैं। तो ये जो संधि का जो टाइप है, ये दीर्घ संधि का टाइप है। वैसे आपको लिखना नहीं है, आपको तो केवल आंसर इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये लसंती जमा ई, तो यहाँ पर जो जो संधि यूज हुई है ना, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर लता या विसर्ग लगा है, तो आप बता सकते हैं कौन सी संधि का टाइप है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ चाय, तो जब इसको हम जोड़ते हैं ना, तो ये जो है लताश्च बन जाएगी। और कमेंट करके आप बताना कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है। आपको दो ऑप्शन देता हूँ, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको इसको अलग करना, देखना पड़ेगा कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। नहीं तो आप इसको विच्छेद करके प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे, तो आपको पता लगेगा। जैसे यहाँ लिखा तत्र और ये ओ लगा, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर जो है ना, पता कौन संधि लगी है, स्वर संधि लगी है। और इसको जब हम अलग करेंगे ना, तत्र, ठीक है, जमा उपस्थित कर देंगे, और जब ऊ और आ बनता है तो ओ बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी संधि, यहाँ पर स्वर संधि हो गई। अब यहाँ पर देखो ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। अगर आप पिछले साल के भी पेपर कर लेते हैं ना, दो तीन, तो कई चीजें सेम रिपीट आ जाती हैं। बाकी मैंने पुराना पेपर अपलोड किया है, आप वो भी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओ है ये विसर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी संधि यूज हुई है, यहाँ विसर्ग संधि यूज हुई है, ठीक है। और ये मत सोचना कि विसर्ग है तो विसर्ग संधि होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये व्यंजन संधि यूज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जो है इस तरीके से लिख देंगे। देखो ये ओ की मात्रा ऐसे नजर आए ना, तो सीधे विसर्ग करके आप इसे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन पेपर में लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको आंसर शीट पे ही करना होगा, ठीक है। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना ना, तो आप ये वाला कर सकते हो। यहाँ पर भी कोई संधि के बारे में बोला गया है।
अब देखो यहाँ पर इसको हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आधा सा आएगा, ये जो विसर्ग है इसको हटा के आधा सा बन जाएगा, तो ये विसर्ग संधि में आता है। तो अब सुप्तस्तु हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो क्लेश मानहा अभी, तो यहाँ पर जो है ना, इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये ओ की मात्रा बनेगी। जब आ होता है तो आ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है देखो, यही आपके कोर्स में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, इसी की प्रैक्टिस कर लो। और देखो जब आप पेपर करोगे ना, इन्हीं में से संधि ऐसी आने वाली है, क्योंकि कोर्स में आपकी यही वाली है। तो आपको इसी प्रैक्टिस पेपर से बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे उपेति है। अब बताओ कौन संधि है? यहाँ पर ना स्वर संधि है, तो यहाँ पे आप इसे उप जमा ऐति कर देंगे तो ये अ जमा ए बड़ा है बन जाता है, उपैति बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन संधि है? स्वर संधि। अब इसको आप जोड़े तो देखो ये उ बन जाएगा, जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, तो ये भी स्वर संधि यूज हुई है। तो जो जो मैंने संधि यहाँ पे आपको बताई है, आप उसी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है, तो आप जो संधि आपको दे रखी है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो आपको 4 नंबर पाने के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। फिर आगे ये यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पर जो है ना शब्द रूप के बारे में भी समझाने वाला हूँ। पूरा विश्वास कीजिए आपको समझ में आएगा। जो पार्ट 1 बताया था, देखो कभी कभी ना आपको थोड़ी आवाज चेंज लग सकती है, वो इसलिए कई बार बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, काफी अब पता ही आपको, लगातार बहुत सी वीडियोस बना रहा हूँ, तो कभी कभी थकावट सी उसमें महसूस हो सकती है। जो बच्चे पुराने उन्हें समझते हैं, है ना, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। आवाज में काफी चेंज दिखता है। तो 6 है, यहाँ पे शब्द रूपाणी है। यहाँ पर देखो आपको ना, अगर इसका मीनिंग थोड़ा भी क्लियर होगा ना, आप आराम से कर लोगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखो आपको विभक्ति पता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आपको कारक वगैरह पता है ना अपने, जैसे कर्म को करण से, है ना, तो वही इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ। रमेश डैश कथाम पढ़ती, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत निकालो। रमेश डैश कथाम पढ़ती, तो यहाँ पर पुस्तक है ना, तो आप सिंपल बोल लो, सिंपल लो। तो रमेश जो है पुस्तक से कथा को पढ़ता है, ये मतलब निकल रहा है ना। तो पुस्तक से, तो अब से के लिए यहाँ पर कौन सी चीज आएगी? पुस्तकेन, पुस्तकाय, पुस्तकम या पुस्तकात। तो इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकात, ठीक है। अब एक और बात सुनो, अगर मैं बोलूंगा रमेश पुस्तक से कथा को पढ़ता है तो पुस्तकात आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक लेकिन ऐसे भी तो हो सकते है कि रमेश एक किताब की कहानी पढ़ता है, ये भी तो हो सकता है रमेश किताब की कहानी पढ़ता है, ठीक है, या रमेश किताब की कहानी को पढ़ता है ना। तो इस हिसाब से पुस्तकम भी हो सकता है। कभी कभी 2 वर्ड भी उसके आंसर हो सकते हैं। आगे सुन लो। तो यहां पर अब आपको चूज करना है कि बेस्ट क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुस्तकम को लगाएंगे कि रमेश पुस्तक की कहानी को पढ़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया? दोनों आप लगा दोगे आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। कई बार आंसर की में एक ही लिखा होता है, तो वहां पे फिर अगर उसी को टीचर जैसे चेक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम जाते हैं बेस्ट की तरफ, तो बेस्ट गा पे लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। सही ये भी है, मैंने आपको रीजन कैसे समझा दिया है, आप वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन मम डैश पुत्रम अस्ति, तो आप यहां पर लिखेंगे जो मोहन है ना, मेरे मित्र का, ठीक है, संबंध बता रहे हैं, तो यहां पर आएगा मोहन मम मित्र से पुत्रम अस्ति,
तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। समझ में आ गई? षष्ठी विभक्ति का क्या मतलब कहने का है कि मोहन मेरे मित्र का पुत्र है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन थी नहीं। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट है डैश एक भयंकर व्याघ्र निवसति स्म। तो ये भी सिंपल है कि जंगल में आ गया और में मतलब अधिकरण की बात कर रहे हैं, सप्तमी विभक्ति आ गई तो यह वने आ जाएगा। मतलब जंगल में एक भयंकर व्याघ्र रहता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रजत मम डैश पठती। तो रजत जो है वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सातवीं सप्तमी विभक्ति आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? सप्तमी विभक्ति में इनमें से क्या लगेगा? कक्षायाम। तो इसका आंसर क्या आएगा? कक्षायाम आ गया। ठीक है। ये इस तरीके से लिख सकते हो, बिंदी लगा सकते हो। क्लियर हो गया रीजन के साथ? अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको यहाँ पे क्रियापद भरना है। तो ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ ये तो और आसान है। अगर यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से सबको भर देना है। ठीक है। द्विवचन तो द्विवचन के हिसाब से भर देना है और बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से भर देना है। तो यहाँ पे बहन जो है ना, तो सनियावम डैश, तो शाम को जैसे खाना बनाती है। तो ये आपको देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में क्या लगाते हैं? ती लगाते हैं, लास्ट में ती आता है। ठीक है। देखो ये 6th क्लास की बुक है, इसमें से ना नोट कर लो। ठीक है। जैसे अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल आने हैं तो कुछ रूल्स यहाँ पे नोट कर लो। देखो ये पुल्लिंग के लिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। ठीक है। और यहां पर है स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है। ये अच्छे से समझ लो, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। ठीक है। उसके बाद आप ये वाले नोट करो जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये वाले हैं। देखो ती कब लगाना? एक वचन के लिए यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। तो थर्ड पर्सन में ती ता अंति लगाना एक वचन के लिए। देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहाँ पे भगिनी है तो ये किस में आएगी? प्रथम पुरुष में। और एक जन है तो ती लगना चाहिए, तो ती किस में आ रहा है? यहाँ पे पछती आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड पर आ जाइए, मम माता विदुषी, यहाँ पर आ जाएगा अस्थि। और आप यहाँ देखो मम वाला सन यहाँ पे हमें मिल गया था। पता है यहाँ पर हम अस्मि क्यों नहीं लगा रहे, अस्थि क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो अस्मि है ना अहम के लिए लगाते हैं, हम डायरेक्टली हम अपने लिए जब बोलते हैं। यहाँ पे मेरी माता जो है ना विदुषी है, तो माता की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अस्थि का यूज होगा। ठीक है। और कई बार हमें हिंट जो है ना ऊपर के क्वेश्चन से मिल जाती, जैसे यहाँ पर हमें मिल गई थी। ठीक है। फिर तानी, अमराणी, मधुराणी। अब देखो तानी जो है कब लगाया जाता है? तानी जो है ना बहुवचन में होता है। यहाँ पर देखो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इसको देखो, ये नोट कर लेना। देखो ये नपुंसक लिंग के लिए लग रहा है, बहुवचन के लिए लग रहा है। ठीक है। बाकी अभी सारा देख लो। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बहुवचन की बात कर रहा है। ठीक है। कि वहां जो है ना आम जो है बहुत ही मीठे हैं। ठीक है। वो आम जो है बहुत मधुर है, मतलब मीठे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? फिर बहुवचन लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संति आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो यार, सुमित्रा रीताम स्वविवाहे आगमनाए डैश। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये सिंगल है, एक वचन है और एक वचन है और एक वचन है। तो ये किसमें? थर्ड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन में तो हम सीधा ती वाला ढूंढ लेंगे। ती वाला कौन सा? जो एक वचन में हो, ये लिखा। ठीक है। तो उसे आमंत्रित किया, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे कारक है, वो ये है कि आपको विभक्ति करनी है। तो यहाँ पर इसका समझ में आ गया ना, खा आंसर है। अब यहाँ पर देखो ये घनश्याम, ये भी एक जन है। ठीक है। अब समझो, घनश्याम डैश इतिहासम पढ़ती। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो घनश्याम है ना वो डैश इतिहास को पढ़ता है। तो अभी हमने देखा था कि हमने क्या करा था यहाँ पर, और मैंने आपको कहा था
कि आपको बेस्ट लगाना है तो यहाँ पे आप यल लगा देंगे। ठीक है, तो आप क्या इसका मतलब निकालेंगे? घनश्याम चित्रफलक के इतिहास को पढ़ता है। ठीक है, अभी देखा ना उसी के जैसा आया दोबारा से, तो द्वितीय भक्ति हमने लगा दी। ठीक है, या अगर आप ये सोचोगे तो चित्रफलक से इतिहास को तो मतलब बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आप पता लग ही रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बेस्ट बताया था लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं मनसुख डैश धर्म ददाती। तो मनसुख ने जो है डैश जो है धन दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए दिया है? के लिए मतलब जैसे मतलब याचिका के लिए, मतलब जो जो भिखारी हैं तो उनके लिए दान दिया है। यहाँ के लिए मतलब निकल रहा है, तो मनसुख याचिकाया धर्म ददाती। ठीक है, मतलब भिखारियों के लिए या जो मांगने वाले उनके लिए धन दिया है। ठीक है, ठीक है। अब वैसे भी अगर ददाती आ रहा है ना, तो नॉर्मली जैसे उसके लिए किया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आपको जो चौथी भक्ति लगानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चिकित्सालयम निकषा मम डैश अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर चिकित्सालय निकषा मम मतलब चिकित्सालय के पास में मेरा विद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हो गया विद्यालय अस्ति, यहाँ पे सिंपल लगा देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है छात्रा डैश गृह आगच्छन्ति। अब देखो जब कुछ चीज किसी से अलग होती है ना, तो आपने जैसे हिंदी पढ़ा ना अपादान, यहाँ पर वही लगाना है कि छात्र जो पुस्तकालय से जो है घर जाती है, तो अलग हो रही है। तो अलग होने के लिए आपको पता है लास्ट में क्या लगाना पड़ता है? यहाँ पे ये याद वाला, तो पुस्तकालय याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे नोवा है। नाइन क्वेश्चन में बोला गया कि आपको ना यहाँ पे प्रत्यय को जोड़ना या अलग करना है। ये तो इसमें लास्ट से आपको हिंट मिल जाएगी। इसमें जैसे वंत लिखा है, प्रतिपादित वंत लिखा है, तो इसका यहाँ पर प्रतिपाद जमा अक्तवतु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे अपनी बुक से। ठीक है, यहाँ पे जैसे लास्ट में र और या आ रहा है ना, तो इसको जब अलग किया जाता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? वो लेप वाला होता है। तो इसका आंसर जो है लेप वाला, इस तरीके से ये गा आ जाएगा। ये तुम ने जब इसको जोड़ेंगे तो ना हट जाएगा और तुम रह जाएगा खाली, और ऊ की मात्रा भी हट जाएगी। ठीक है, तो ये किडतुम हो जाएगा। इस तरीके से किडतुम कहाँ लिखा? ये लिखा। उसके बाद देखो ये गिनती है, तो गिनती तो आप आराम से कर लेंगे। ये 93 को क्या बोलते हैं? त्रिनवति कहा जाता है। और 46 को क्या बोला जाता है? षट 40 को चतवारी शत, चतवारी शत। और ये जो 38 है, 38 को जैसे 8 को तो अष्ट बोल देंगे। ठीक है, और 30 को क्या बोलेंगे? त्रिंशत। और 67 को 7 को क्या बोलते हैं? सप्त। और 60 को क्या बोलते हैं? षष्ठी। ठीक है, विसर्ग लगा देंगे। मतलब काउंटिंग 100 तक आपकी आ रही है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, देखो ये सबसे आसान है, ये स्कोरिंग 11, ये बिल्कुल मत छोड़ना। उपसर्ग है, आपको इसमें से उपसर्ग को अलग करके बाकी लिख देना है। ठीक है, तो ये आप अलग करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखो ये नी को अलग लिख देंगे और ये वार यंती हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा ऐड, जैसे प्रत्यय मुश्किल होता है ना, इसमें कुछ नहीं। जैसे ये प्रहारेण है, तो प्र अलग कर देंगे, हारेण अलग कर देंगे। और ये परिधाने है, तो परि अलग कर देंगे, धाने अलग कर देंगे।
आप इस प्रैक्टिस पेपर से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी जिनकी प्रैक्टिस अच्छे तो वो और अच्छा करेंगे, है ना। अब यहाँ पर 12वें नंबर पे बोला अव्यय भरिए। अव्यय का मतलब तो जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाए बदलते नहीं है। यहाँ पे प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि लेभे, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हंसती हुई जो बालिका है, ठीक है, वो नींद भी डैश ले पाई। मतलब एक लड़की इतनी हंस रही थी, इतनी हंस रही थी कि वो नींद भी नहीं ले पाई। ठीक है, अपने आप ही मुंह से ना लिख गया, और ना यहाँ पे लिखा हुआ है तो ना आ गया। ठीक है, आप उसको तोड़ के समझो क्या कहना चाहता है। अगर दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत, मतलब दिन का भटका हुआ, मतलब दिन में जो रास्ता भूल जाते हैं। और शाम को यदि, शाम को यावत, जो शाम को यावत यदि, यदि ये रहा यही बचा, और वैसे भी एक बचा तो यही आएगा, यदि घर पर लौट आए तो क्या उसको मतलब वरम अच्छा कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि इसमें ना और यदि आ गया। ठीक है, और लिखा ही हुआ था, आराम से कर लेंगे ये तो ये मैंने आपको खंड गा करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, सीधा सीधा मैं आपको इसमें आंसर्स वगैरह दे दूंगा। ठीक है, तो आप बाकी का ये देख सकते हैं। ग्रामर मेन होती है, इसलिए मैंने कहा ग्रामर का आपको पहले पार्ट प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।